बीए ऑनर्स तृतीय वर्ष की हिंदी ऑनर्स की छात्राओं का स्वागत है। हम लोग राजस्थानी भाषा की बोलियों के बारे में पिछली क्लास में बात कर रहे थे और वही बात हम जारी रखेंगे। तो आज हम मालवी बोली के बारे में बात करेंगे। आप लोग राजस्थान का नक्शा ले आए होंगे और नहीं तो अपने मोबाइल में सर्च करके देख लीजिएगा। जो ये मालवी बोली है, इसके बोलने वाले राजस्थान की वर्तमान जो राजनीतिक सीमा है, इसके पार भी बसते हैं। जो समस्त मालवा प्रांत है, जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी राजस्थान से जुड़ा हुआ हिस्सा है, उस मध्य प्रदेश के उस हिस्से में बोली जाती है, लेकिन मेवाड़ के भी कुछ हिस्से में बोली जाती है। और ये जो मालवी बोली है, बड़ी मधुर बोली है। इसमें मारवाड़ी का असर है, ढूंढाड़ी का असर है, हाड़ौती से तो ये लगी हुई है ही, लेकिन एक बड़ी बात है, इसमें मराठी का भी बहुत असर है इस बोली पर। और आप लोगों को शायद ध्यान होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है, कि मराठों का शासन बहुत समय तक मालवा पर रहा है। इंदौर के होलकर प्रसिद्ध हैं और ग्वालियर के सिंधिया। तो ये जो मालवा प्रांत है, तो ये इनकी बोली पर ये जो राजस्थानी की एक बोली है मालवी, उस पर मराठी का असर है। हम लोग सूर्यमल मीसण की बात करेंगे, या जब भी चारण कवियों की बात करेंगे या राजस्थान के कवियों की बात करेंगे, उनमें भी बहुत सारी मराठी विभक्तियां आपको देखने को मिलेंगी। हम हाला झालारा कुंडलिया पढ़ेंगे, उसमें भी आप देखेंगे कि मराठी विभक्तियां भी हैं। तो ये राजस्थानी की अपनी विशेषता है, ये सर्वसमावेशिता, लेकिन फिर भी मालवी में मराठी का प्रभाव विशेष रूप से है। मालवी का एक और रूप है जो वहाँ के राजपूतों में प्रचलित है, और उसे रांगड़ी कहा जाता है। और उसमें थोड़े से कर्कश वर्ण ज्यादा होते हैं मालवी के बजाय, और लेकिन ये मालवी की ही एक उपबोली है। मालवी में बहुत ज्यादा साहित्यिक रचनाएं तो नहीं हुई हैं, लेकिन चंद्र सखी नाम से एक कवि ने रचना की है। हाँ, वो पुरुष कवि थे और उन्होंने चंद्र सखी एक स्त्री नाम से रचना की है। जैसे कबीर स्त्री रूप धरते हैं कविता करते हुए, वैसे ही चंद्र सखी भी एक पुरुष कवि ने स्त्री नाम से रचनाएं की हैं। नट नागर इनकी रचनाएं मालवी में मिलती हैं। मैं फिर से वही उसी कहानी को, जिसको हमने मारवाड़ी में पढ़ा और हमने ढूंढाड़ी में पढ़ा, हाड़ौती में पढ़ा, उसी को मैं आपको मालवी में सुनाती हूँ। एक मूंजी कने थोड़ो माल थो। अब थू आ गया। कभी अभी तक सहायक क्रियाओं में कहीं हु आया था, छु आया था, मालवी में थू। वणी ने हदाई, स का ह हो गया है। ये राजस्थानी की विशेषता है, लेकिन मालवी में भी आप देखेंगे। वणी ने हदाई, वणी ने ये मेवाड़ी से मिलता जुलता है कारक। तो वणी ने हदाई ओ डर लाग्यो रहतो थो कि आखी दुनिया राचोर ने डाकू महाराज धन पर आंख लगाया थका है, नी मालम कदी आई वे ने लूटी लेगा। अलग तरह की क्रियाएं हैं, है ना। तो ये मालवी का एक नमूना हमने देखा। हम एक नमूना मेवाती का भी देख लेते हैं। मेवाती उस राजस्थान के उस क्षेत्र की बोली है जो हरियाणा से लगा हुआ हिस्सा है। और मेवात हिस्सा राजस्थान का बहुत ही सांस्कृतिक रूप से बहुत अनोखा हिस्सा है, जहाँ मेव जाति रहती है, जिनकी सांस्कृतिक परंपराएं हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं से आती हैं। और जो हमारी सामाजिक संस्कृति है, उसका एक बड़ा प्रतीक मेव जाती है। ये अलग बात है कि आजकल ये सांप्रदायिक सौहार्द थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन फिर भी मेव जाति इसके लिए हमारे सांस्कृतिक इतिहास में याद की जाएगी कि कैसे हमारा सामाजिक ताना बाना एक सामाजिक संस्कृति से बना है, उसकी वो जीवंत उदाहरण है। तो मेवाती जो बोली है, वो अलवर भरतपुर ब्रजभाषा का क्षेत्र है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा मेवाती बोली के बोलने वालों से भी आबाद है। तो अलवर भरतपुर राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग और दिल्ली के दक्षिण में गुड़गांव में बोली जाती है, जो हरियाणा में आता है। गुड़गांव का ही अब नाम गुरुग्राम हो गया है। चूंकि मैनारिया जी की किताब पुरानी है, इसमें गुड़गांव लिखा हुआ है।
इस भाषा क्षेत्र के उत्तर में बांगड़ू, पश्चिम में मारवाड़ी और ढूंढाड़ी और दक्षिण में डांगी और पूर्व में ब्रज भाषा का प्रसार है। इतनी सारी भाषाओं के बोलियों के बीच में ये मेवाती बोली है, तो इन सब से प्रभावित होना तो स्वाभाविक है ही, लेकिन ब्रज भाषा का प्रभाव भी इस पर बहुत है और इसमें भी बहुत कम साहित्य रचा गया है। अधिकतर बोलियों में साहित्य नहीं रचा गया है, लिखित साहित्य। और बोली और भाषा के अंतर का एक हम पैमाना ये भी देखते हैं कि जिसमें बहुत साहित्य रचना हुई हो उसे हम भाषा कह देते हैं, जिसमें बहुत कम साहित्य रचना हुई हो या लोक साहित्य ही हो, लोकगीत ही हो, उसे हम बोली कह देते हैं। क्योंकि साहित्य रचना बड़े पैमाने पर होती है, तो बोली का मानकीकरण शुरू हो जाता है और वो भाषा की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन चरणदासी संप्रदाय के जो चरणदास जी थे प्रवर्तक, वो इस क्षेत्र के रहने वाले थे और वो चरणदास जी और उनकी शिष्याएं दयाबाई और सहजोबाई वो इसी क्षेत्र की रहने वाली थी और उनके वो दिल्ली के पास एक स्थान पर जाकर बाद में बस गए थे। तो उनकी जो बोली है, उनकी रचनाएं जिस बोली में है वो मेवाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा इसके हमें साहित्यिक उदाहरण और नहीं मिलते हैं। मैं उसी पुरानी कहानी का, एक कंजूस की कहानी की आपको झलक मेवाती भाषा बोली की दिखाती हूँ। एक माखी चूस, मूंजी, है ना? अब यहाँ एकदम से शब्द बदल गया है। बाकी सबने कंजूस के लिए मूंजी शब्द इस्तेमाल किया है, मारवाड़ी में कंजूस शब्द इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ एक माखी चूस ये कंजूस का विशेषण है लेकिन कंजूस का पर्याय भी है। एक माखी चूस के पे देखिए बदल गया है, बहुत सारी चीजें बदल रही है। के पास के बजाय के पे कछु माल मतो हो। हमने कहा था ना कि ब्रज भाषा का असर है, कछु ब्रज भाषा में भी इस्तेमाल होता है। एक माखी चूस के पे कछु माल मतो हो, वालू सदा याई डर वणो रहो, कि सारी दुनिया का चोर और लूटनिया मेरा ही धन की चगेस में है, कहा था जाने कब लूट ले। अब देखिए ये ब्रज भाषा और हरियाणा की बांगड़ू भाषा और राजस्थानी की ढूंढाड़ी और मारवाड़ी के सम्मिलन से कैसी अच्छी एक मिली जुली बोली हमें हमें दिखाई दे रही है। ये मेवात की अपनी बोली है और मेवात के क्षेत्र पर अभी बहुत शोध कार्य हुआ है। भगवान दास मोरवाल ने वहाँ की संस्कृति पर उपन्यास भी लिखे हैं और वहाँ के लोकगीतों का भी संचयन हो रहा है और राजस्थानी के भी अभी तक मारवाड़ी और मेवाड़ी और भीली इन लोकगीतों का ही संचयन हुआ था अब तक, लेकिन अब मेवात और दूसरे एरिया के लोकगीतों का भी संचयन हो रहा है। तो हम एक और समृद्ध बोली से परिचित हुए। सभी के पद्य मैं कभी एक साथ आपको बताऊंगी। अब हम जो छठी बोली लेते हैं, जो राजस्थान की प्रमुख बोलियों में से है, वागड़ी। जो राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का हिस्सा, और इसमें उदयपुर का दक्षिणी हिस्सा भी कुछ मिला लीजिए, और ये प्रदेश मिलकर के वागड़ क्षेत्र कहलाता है। और वागड़ क्षेत्र में ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ भील आदिवासी बहुसंख्या में है, मीणा आदिवासी भी काफी संख्या में है। तो ये और लेकिन यहाँ की जो ग्रामीण लोगों की बोली है, यहाँ के शहर के लोगों की जो मातृभाषा है वो वागड़ी है। और जो जनजातीय लोग हैं उनकी अपनी भाषाएं हैं, भीली अपनी भाषा है, लेकिन वो वागड़ी से काफी आदान प्रदान से काफी मिलती जुलती भाषा हो गई है। तो वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा के सम्मिलित राज्यों का प्राचीन नाम वागड़ है। वहाँ की भाषा वागड़ी कहलाती है, जो मेवाड़ के दक्षिणी भाग एवं सूंठ राज्य के उत्तरी भाग में भी बोली जाती है। तो ये डॉक्टर ग्रियर्सन ने वागड़ी को भीली नाम दिया है, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, परंतु मेनारिया जी स्पष्टीकरण दे रहे हैं, परंतु उनका दिया हुआ यह नाम असंगत है, कारण कि भीलों की अ, अपनी कोई अलग निश्चित भाषा नहीं है। मैं इससे भी असहमत हूँ मेनारिया जी से। भीलोड़ी एक भाषा वर्ग है और भीली जो भाषा है
वो आग्नेय परिवार की एक भाषा है और निश्चित भाषा नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि वहाँ के आसपास के गाँव की और शहरों की बोली का असर उस पर होता है। इसलिए शायद मैनारिया जी ने ऐसे कहा है। और उच्चारण की भिन्नता है इसमें भीली और वागड़ी में, लेकिन और भी भाषिक विशेषताएं अलग-अलग हैं। तो इसमें एक विशेषता वागड़ी की ये है कि च और छ का उच्चारण प्रायः स और स के रूप में होता है और स का उच्चारण ह के रूप में होता है। जैसे अगर आप चोर कहेंगे तो वागड़ी में उसे सोर कहा जाएगा। छोटू कहेंगे राजस्थानी में, तो वागड़ी में, मारवाड़ी में तो उसे वागड़ी में सोटो कहा जाएगा। ऐसे च और छ का उच्चारण स हो जाता है और स का उच्चारण ह हो जाता है। स का उच्चारण ह राजस्थानी की कई बोलियों में होता है ऐसा, लेकिन वागड़ी में भी ऐसा होता है। और इसमें भी कुछ अप्रकाशित साहित्य है। जैसे एक माऊजी महाराज हैं, वागड़ के एक बड़े संत हैं, उनका कुछ भक्ति साहित्य है। और भी ऐसे कुछ है, लेकिन बहुत कम साहित्य है, ज़्यादातर लोक साहित्य है। तो वागड़ी में भी बहुत ज़्यादा साहित्य रचना नहीं हुई है पुराने समय में। लेकिन अभी वागड़ी में बहुत अच्छे-अच्छे साहित्यकार आए हैं। ज्योति पुंज उनमें से एक प्रमुख नाम है और उपेंद्र अणु एक प्रमुख नाम है। बहुत सारे और साहित्यकार भी हैं और वो वागड़ी में आधुनिक विधाओं में रचनाएँ कर रहे हैं। वो कविता लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, बहुत सारी नई विधाओं में और रचनाएँ कर रहे हैं। राजस्थान की ये बोली जो मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, शेखावटी, इनसे भी थोड़ी और अलग है। तो बहुत समय तक इसे राजस्थानी का हिस्सा शायद नहीं समझा गया इसलिए, लेकिन अभी वागड़ी में भी बहुत रचनाएँ हो रही हैं और ये भी राजस्थानी का एक हिस्सा है। राजस्थानी एक विविध वर्णी भाषा है, जिसका एक बहुत सुंदर रंग वागड़ी का है। वागड़ी का एक नमूना उसी कहानी से लेते हैं। एक सामटा ने थोड़ोक धन हतो, यानी कंजूस के पास थोड़ा सा धन था। अणे दाहड़ी ई बीक लागी रहती के हेती जगत, देखिए सकल जगत का से है ना, तो स का ह हो गया। हेती जगत ना हंगरा, सगरा का हंगरा, सोर, चोर को सोर, है ना। सोर ने डाकू महाराज धनु पर नजर राखी रिया है ना। तो ये वागड़ी की छटा है। इसमें मैनारिया जी ने नहीं लिखा है, लेकिन वागड़ी का जो शब्दकोश है उस पर गुजराती शब्दों का भी बड़ा भारी असर है, क्योंकि वागड़ से जुड़ा हुआ गुजरात प्रांत है। तो गुजराती का शब्दकोश वागड़ी में बहुत बड़े पैमाने पर आ गया है। तो ये राजस्थान की विविध वर्णी बोलियां हुई, लेकिन फिर भी ये है कि ये राजस्थान की कुछ ही बोलियां हैं। ये राजस्थान का एक नक्शा मैं साथ लेके आई हूँ। तो कुछ और जो हैं उनके मैं सिर्फ नाम ले देती हूँ आपको कि एक नागरचोल बोली है सवाई माधोपुर के कुछ हिस्से में, और एक जगरोती बोली है। ब्रज तो हमारी बात हो ही गई थी, वो राजस्थानी की बोली नहीं है, लेकिन राजस्थान में बोली जाने वाली बोली है। और मेवाती के साथ अहीरवाटी है और ढूंढाड़ी के साथ राजावटी है, माल खेराड़ी है। अरे हाँ, ये खेराड़ प्रदेश की जो बोली है वो ढूंढाड़ी और मेवाड़ी मारवाड़ी के बीच के हिस्से की है, तो वो माल खेराड़ी है। काठेड़ी है जो और थली है और धावड़ी है, नीमाड़ी है, वो मालवी से जुड़े हुए प्रदेश की बोली है। देवड़ा वाटी है सिरोही की बोली, और गोडवाड़ी है जालौर की और बाड़मेर के कुछ हिस्से की बोली। और ऐसे बहुत सारी बोलियां, ये जो मैंने नाम लिए ये भी बड़ी बड़ी बोलियां हैं। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में किसी ने कहा था कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। तो राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है, इसमें कई सारी बोलियां हैं, कई सारे रंग हैं राजस्थानी भाषा के। और ये सारी बोलियां, भाषा के सारे रंग राजस्थानी को सुंदर बनाते हैं। राजस्थान है ही रंगों के लिए प्रसिद्ध, और इसकी भाषा में भी विविध रंग हैं। तो हमने इन रंगों को देखा। एक और खास बात है कि राजस्थान में देवनागरी लिपि चलती है। इन सारी बोलियों में भी जो आज साहित्य आ रहा है, इस राजस्थानी भाषा का साहित्य आ रहा है, देवनागरी लिपि में आ रहा है। लेकिन यहाँ एक घसीट लिपि और महाजनी लिपि भी बड़े पैमाने पर चलती थी, जो यहाँ के व्यापारी लोग इस्तेमाल करते थे। वो एक शॉर्ट हैंड की तरह की लिपि होती थी। और
जो पुरानी राजस्थान में जो पुराने शिलालेख मिले हैं उनकी लिपि देवनागरी ही नागरी ही है, लेकिन देवनागरी से कुछ अक्षर थोड़े से अलग है। और महाजनी लोग जो इस्तेमाल करते हैं मुड़िया लिपि, उसके अक्षर तो वही पढ़ सकते हैं, वो व्यापारियों की अपनी लिपि है, क्योंकि वो उर्दू की लिपि की तरह उसमें मात्राएं नहीं लगाते हैं जब जल्दी में लिखते हैं। तो शॉर्ट हेड की तरह वो तो समझ सकते हैं, हर कोई नहीं समझ सकता। आप साड़ी की दुकान पर जाएं और उस महाजन ने कुछ मुड़िया लिपि में लिखा है तो आप कितना ही पढ़ जाए, आप नहीं समझ पाएंगे कि साड़ी कितने की है। तो ये राजस्थान की अपनी लिपि भी रही है। तो राजस्थान मुड़िया लिपि का आविष्कार किसने किया, उनका जुड़ाव वैसे तो बनारस से है, लेकिन हो सकता है कि वो राजस्थानी मूल के हों। तो टोडरमल जो थे उन्होंने मुड़िया लिपि का आविष्कार किया, ऐसा बताया जाता है। तो ये हमने राजस्थान की प्रमुख बोलियां पढ़ी। अब हम अगली कक्षा में राजस्थानी की प्रमुख भाषिक विशेषताएं पढ़ेंगे। इसके लिए आप सीताराम लालस जी का जो शब्दकोश है, कोश है, उसकी भूमिका भी देख सकते हैं, उसमें बहुत विस्तार से दिया हुआ है। इसके अलावा सीताराम लालस जी ने राजस्थानी की व्याकरण भी लिखी है, आप उसकी भी सहायता ले सकते हैं। हीरालाल माहेश्वरी जी ने भी राजस्थानी की भाषिक विशेषताएं अपनी पुस्तक में बताई है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन हम अपने अध्ययन में जिस पुस्तक को आधार बनाएंगे वो डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया जी की राजस्थानी भाषा और साहित्य को ही बनाएंगे। तो हम अगली क्लास में राजस्थानी की भाषिक विशेषताओं पर बात करते हैं। नमस्ते।